both of them will start getting deformed. ये कंप्रेस होना चालू हो जाएगा, ये भी कंप्रेस होना चालू, और कुछ ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। और ये कंप्रेशन कब तक होता रहेगा बच्चों? कंप्रेशन कब तक होता रहेगा? ये कंप्रेशन बढ़ता रहेगा कब तक? जब तक पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा, जब तक u1 u2 से ज्यादा है। देखो कम हुआ u1, कम हुआ u2 बढ़ा, u1 कम हुआ u2 बढ़ा, लेकिन जब तक ज्यादा है तब तक क्या होगा? कंप्रेशन होता रहेगा। एक टाइम आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो ज्यादा है वो कम हो रहा है, जो कम है वो बढ़ रहा है। तो क्या एक टाइम आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे? एक टाइम आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे। जब तक इनकी वेलोसिटीज बराबर नहीं होती तब तक क्या होगा? These balls will keep getting more and more deformed, है ना? अच्छा, अब ये इस कंडीशन में क्या है? इनमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। इस स्टेट में क्या है? देयर इज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। वहां से यहां तक क्या हो रहा था? डिफॉर्मेशन वॉज इंक्रीजिंग। डिफॉर्मेशन वॉज इंक्रीजिंग। और उधर से इधर तक क्या हो रहा है? अब क्या होगा देखो, इसके बाद ना, इसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि इन बॉल्स का मटेरियल कैसा, डिपेंडिंग ऑन इन बॉल्स का मटेरियल, मतलब वो इलास्टिक है कि नहीं, उसकी नेचुरल लेंथ में आने की टेंडेंसी, मतलब अभी भी इलास्टिसिटी बची है कि नहीं, समझ रहे हो? मान लो कि इतना डिफॉर्म हो गया कि इलास्टिसिटी खत्म हो गई, तो क्या होगा? चिपक के ही चलते रहेंगे, डिफॉर्मेशन का डिफॉर्मेशन ही बना रहेगा। लेकिन मान लो थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी बची हुई है अभी, तो क्या होगा? और फोर्स लगाएंगे अभी एक दूसरे, ये पिचक गया तो इसमें वापस खुलने की टेंडेंसी है, तो इस पर क्या होगा? पीछे फोर्स लगेगा इस पे, आगे इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी और कम होगी, और उसकी वेलोसिटी ज्यादा और इसकी कम, तो धीरे धीरे ये अपनी रिलैक्स स्टेट में आते जाएंगे। नहीं तो अब क्या पूरी तरह से अपनी शेप रीगेन कर लेंगे? क्या बिल्कुल भी रीगेन नहीं करेंगे? क्या पार्शली रीगेन करेंगे? तीन संभावना हो सकती, और ये तीन पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम तीन तरह के कोलिजन्स की बात करते हैं बच्चों। तीन संभावना के हिसाब से तीन तरह के कोलिजन्स की बात करते हैं। कौन कौन से? इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर ये चिपके के चिपके ही चले गए तो फिर क्या होगा? कोलिजन को क्या कहेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में पता है, कोलिजन यहीं पे खत्म हो जाता। दिस इज द अल्टीमेट सिनेरियो। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेट के बाद कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता। क्या लिखेंगे? नो रिफॉर्मेशन आफ्टर द स्टेट ऑफ क्या? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। एक पॉइंट तो ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। दूसरा पॉइंट क्या है? आफ्टर कोलिजन कोलाइडिंग बॉडीज
will have equal velocities along common normal. Will have equal velocities along common normal. Colliding bodies will have equal velocities along common normal. अब देखो ये डिफॉर्मेशन में क्या हो रहा होगा, कुछ एनर्जी खर्च हो रही होगी ना, क्यों? डिफॉर्मेशन होता है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ती है, तो वो कैसे बढ़ रही होगी? काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है ना। अब क्या होता है, वहां से लेकर यहाँ तक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम होती रहती है, डिफॉर्मेशन की एनर्जी बढ़ती रहती है। अगर रिफॉर्मेशन होते तो क्या होता, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ने लग जाती है और इलास्टिक पोटेंशियल जो डिफॉर्मेशन कम होने लगता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, या यूं कहें कि यहां से यहां तक जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया है वो परमानेंट लॉस आ जाएगा, है ना। हम लिख सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जब मैं बोलता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो मेरा मतलब क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। ऐसा तो हो सकता है कि एक ब्लॉक की तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, हाँ, जैसे अकेले राइट वाले की देखोगे तो इसकी तो बढ़ रही है, लेफ्ट वाले की कम हुई, लेकिन ओवरऑल वहां से यहां तक क्या होगा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो कम ही हुई। फिर उसके बाद अगला आता है क्या, इसमें हम एक क्वांटिटी और डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जिसको क्या बोलते हैं जी, ई। ई क्या होता है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है, मान लो इस दौरान जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको क्या बोल रहा हूं, ये नॉर्मल फोर्स क्या काम कर रहा है,
डिफॉर्म कर रहा है, इसके बाद जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, रिफॉर्मेशन। तो नॉर्मल फोर्स की इस ड्यूरेशन के लिए इंपल्स डिवाइडेड बाय इस ड्यूरेशन के लिए, है ना, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आना चाहिए, for perfectly inelastic collision what is the value of E, बोलिए जी, 0। for perfectly inelastic collision coefficient of restitution होना चाहिए किसके बराबर, 0 के बराबर। क्यों, रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, उसमें क्या हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तो जब रिफॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो फिर इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन किस बात है ना। हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या बोल देंगे, क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, 0। फिर उसके बाद अगला केस क्या हो सकता है, कि पार्शियल रिफॉर्मेशन हो जाए आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, उस कोलिजन को क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, पार्शियल रिफॉर्मेशन आफ्टर मैक्सिमम deformation, some loss in kinetic energy of system takes place। हाँ, लेकिन ये जो लॉस होगा वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की तुलना में कम होगा, इसमें जो लॉस होगा वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की तुलना में कम होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की क्या वैल्यू आएगी, क्या E को हम 0 और 1 के बीच में आएगा ऐसा लिख सकते हैं, E will lie between 0 and 1।
There is some permanent deformation which remains in the colliding bodies. कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन तो कोलाइडिंग बॉडीज में रह ही जाएगा. इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा जी, ये नोट कर लिया तुमने? इलास्टिक कोलिजन complete reformation after maximum deformation. Complete reformation after maximum deformation. No loss in kinetic energy of system. That is, kinetic energy of system before collision is equal to kinetic energy of system after collision. तीसरा क्या है जी? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1. चाहे कोलिजन कोई भी हो, ये वाला पार्ट तो सब में ही रहेगा. दिस विल बी कॉमन टू ऑल. उसके बाद अलग अलग होना चालू. ठीक है, कोलिजन चाहे कैसा भी हो, ये वाला पार्ट तो सब में ही रहेगा. उसके बाद स्थिति अलग अलग होना चालू. समझ आती बात? देखो इनके बेसिस पर अपन सवाल करते हैं. एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम पता है क्या, वेलोसिटीज के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे? देखो, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन लिखते हैं. कंसीडर M2 as system and apply impulse momentum for the duration of deformation. डिफॉर्मेशन की ड्यूरेशन में इंपल्स मोमेंटम लगा दो तो क्या आएगा? n dt नॉर्मल ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन
into dt। ये इम्पल्स ऑफ नॉर्मल ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन आ गया। ये किसके बराबर आएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे लिखें? m2 मल्टीप्लाइड बाय उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह से फॉर रिफॉर्मेशन क्या लिख देंगे? नॉर्मल ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन इनटू dt इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाय क्या? v2 माइनस, ये सेकंड इक्वेशन है। क्यों? और हम ये मान के चल रहे हैं क्या कि नो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट on m1 plus m2 as a system। m1 और m2 को अगर एक सिस्टम मान लें तो कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स प्रेजेंट नहीं। तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? क्या मैं लिख सकता हूं m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into u equal to m1 v1 plus m2 v2। तो यहां से क्या है, u को हम दो तरह से लिख पाएंगे, m1 u1 plus m2 u2 अपॉन m1 plus m2 या m1 v1 plus m2 v2 अपॉन m1 plus m2। क्या इस तरह से लिख सकते हैं? ये बात समझ आती है? u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? impulse of normal during reformation upon impulse of normal during deformation। तो this upon this क्या आ जाएगा? m2 into v2 minus u upon m2 into u minus u2। तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? v2 minus u। u को क्या लिखते हैं? m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 और u minus u2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2 minus u। m1 plus m2 एलसीएम लेंगे हम, दोनों के डिनोमिनेटर से m1 plus m2 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा? m1 v2 plus m2 v2 और यहाँ पे बन जाएगा माइनस m2। तो m2 v2 से m2 v2 कैंसिल हो जाएगा। क्या न्यूमरेटर में m1 into v2 minus v1 बचेगा? और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो m1 u2 m2 u2 m2 u2 से m2 u2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? m1 u1 minus m1 u2। तो m1 into u1 minus u2 ऐसा बचेगा। बोलिए, इसको हम m1 से m1 को कैंसिल कर दें तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या आ गई? v2 minus v1 अपॉन u1 minus u2। v2 minus v1 का मतलब क्या है जी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। u1 minus v2 का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। v2 minus v1 is velocity of separation, u1 minus u2 is velocity of approach, है ना? v2 minus v1 is velocity of separation, u1 minus u2 is velocity of coefficient of restitution को लिखेंगे velocity of separation। सेपरेशन की वेलोसिटी कब लिखेंगे? ऑफ कोर्स आफ्टर द कोलिजन। और
u1 माइनस u2 को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का लिखते हैं बच्चों बिफोर कूलिंग। अब देखिए बच्चों क्या है, साथ ही साथ एक फॉर्मूला ये वाला तो आपको याद रखना ही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे लिखेंगे अगर कभी लिखना हुआ तो, हाफ एम बीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ म्यू क्या वी रिलेटेड का स्क्वायर। अब देखो हम अगर ये मानते हैं कि जो फोर्स हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में हो रहा है, जो कोलिजन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में हो रहा है। नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन m1 plus m2 एज अ सिस्टम। तो उस केस में क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कब चेंज होती है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगे तभी चेंज होती है। तो हम क्या लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम क्या हम लिख सकते हैं, dcm will remain constant, है ना।
सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के दौरान कम होती है, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और फिर मिनिमम ही रह जाती है, वापस कभी बढ़ती नहीं। परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कम होती है पहले, फिर उसके बाद थोड़ी बढ़ के इनिशियल लेवल तक भी नहीं पहुंच पाती, और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कम होती है, फिर जितनी कम हुई वापस उतनी बढ़ती जाती। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में जो कमी आती है कोलिजन में, ड्यूरिंग कोलिजन जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो इस वाले टर्म में तो फ्लक्चुएशन नहीं होगी, जो भी फ्लक्चुएशन होगा वो इसी वाली टर्म में, जो भी फ्लक्चुएशन होगा वो इसी टर्म में, है ना। मान लो मेरे को लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम पता करना है ड्यूरिंग कोलिजन, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, हाफ एम बीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ म्यू इनटू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। ये m2 से जा, ये v2 से जा रहा है, ये v1 से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, है ना। क्या उसको u1 माइनस u2 ऐसा लिख सकता हूं, और v रिलेटिव का फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m बीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ म्यू कोलिजन के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 माइनस v1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 का स्क्वायर, हाफ एम बीसीएम स्क्वायर से हाफ एम बीसीएम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 की वैल्यू तो e के बराबर है, तो v2 माइनस v1 को क्या e टाइम्स u1 माइनस u2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ म्यू कॉमन आ गया, ये हो गया u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया e स्क्वायर टाइम्स u1 माइनस u2 का, तो ये वैल्यू क्या हो गई, हाफ म्यू 1 माइनस e स्क्वायर इनटू u रिलेटिव का, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का हमारे पास फॉर्मूला। हाफ म्यू, इसको ऐसे याद रखो, हाफ म्यू u रिलेटिव स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, हाफ म्यू u रिलेटिव का स्क्वायर इनटू 1 माइनस। देखो इसमें e की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी क्या लॉस उतना ही कम हो जाएगा, e की वैल्यू 1 हो गई मतलब कैसा कोलिजन हो गया, इलास्टिक, 1 माइनस 1 0, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। परफेक्टली इनइलास्टिक तो e 0, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मैक्सिमम, है ना। और अगर e की वैल्यू कोई 0 से 1 के बीच में 1/2 2/3 कुछ है तो वो पुट करके अपन इसको पता। सर
हाँ बेटे क्या बोल रहे हो, क्या कैसे आया, काइनेटिक एनर्जी कैसे आया? ये पिछली क्लास में ही हमने ड्राइव किया, हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ म्यू बी रिलेटिव स्क्वायर ही किया था लास्ट क्लास में, ये किया था। ये हम इसके लिए लिखते हैं फॉर अ टू पार्टिकल, दिस इज फॉर अ टू पार्टिकल या इसको रख करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा ये इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, किस पर डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी किस पर डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें क्या होता है, पहले मैं एक जनरल सवाल में रहता हूँ, फिर कुछ स्पेशल केस होगा। मान लो आपको कहा जाए कि ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ये 2n मास का है, ये u वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये 2u वेलोसिटी से जा रहा है, हाँ स्मूथ सरफेस पे है। सपोज हमें दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है 1/2, तो हमें पता करना है फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द स्फीयर्स। Find final velocities of the spheres. तो कैसे करेंगे जी? देखो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज किस डायरेक्शन में हो जाएंगी, ये तो हमें मतलब पता नहीं कि यार 2m की डायरेक्शन चेंज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, m की डायरेक्शन चेंज हो पाएगी कि नहीं, है ना? तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि मान लेते हैं दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना? और अगर किसी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, हमने जिस डायरेक्शन में माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं 2m की वेलोसिटी हो गई v2, m की वेलोसिटी हो गई v2। तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कैसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब लिखते हैं, टक्कर के बाद। तो क्या लिखोगे बेटे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को क्या लिखोगे, तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम, आदित्य। हाँ बेटे बताओ क्या लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को, v1 माइनस v2 नहीं, इस केस में हो जाएगा v2 प्लस v1, v2 माइनस माइनस v1 क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए क्या हो जाएगा v2 प्लस, ठीक है, इक्वल टू e, e की वैल्यू क्या दी हुई है 1/2 इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है, किस रेट से वो पास आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो, u प्लस 2u, है ना, u प्लस, तो एक इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, v2 प्लस v1 इक्वल टू 3u/2। अगली इक्वेशन क्या करें, कंसीडर m and 2m as system and apply linear momentum conservation। अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, कैसे लिखेंगे, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, मतलब p इनिशियल लीनियर मोमेंटम वेक्टर इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम वेक्टर, है ना। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है, डायरेक्शन यहाँ पे लेनी पड़ती है, तो आप क्या करो, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो राइट डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेते हैं, तो टक्कर के पहले मोमेंटम कितना हो जाएगा, mu, इसका u राइट साइड में तो mu, और 2m का 2m इंटू माइनस 2u, ठीक है। फाइनली क्या लिखेंगे, 2m इंटू v2 प्लस m इंटू माइनस v1। लीनियर मोमेंटम लिखते समय वेक्टर के साइन के साथ पुट करना वेलोसिटीज को, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। ये m से m ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2v2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस 3u या v1 माइनस 2v2 इक्वल टू कितना 3u। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें क्या बच्चों, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उससे v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, v1 माइनस 2 v1 कितना आ रहा है माइनस 2 और v2 माइनस u बाई 2 आप तो शॉर्ट u आएगा और v2 माइनस u बाई 2। v1 माइनस 2 v2 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ v2 प्लस v1, ये आ जाएगा 3u माइनस 3u बाई, है ना,
क्या हो जाएगा बेटे, v1 से v1 कैंसिल, -2v2 -v2 मतलब कितना, -3v2 इक्वल टू 3u/2। तो v2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, -u/, v2 की वैल्यू आ गई -u/2, और एक बार v2 को -u/2 पट कर दो इस इक्वेशन, है ना, तो क्या आ जाएगा, v2 को -u/2 पुट करूंगा तो -u/2 प्लस v1 इक्वल टू, यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में पता करो क्या, in the above question find the minimum kinetic energy of system during collision। in the above question find minimum kinetic energy of system during collision। Find minimum kinetic energy of system during collision। क्या आंसर आया, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, हाफ m bcm स्क्वायर प्लस हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, देखो इस वाले टर्म में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। ये टर्म जीरो होने का मतलब v रिलेटिव जीरो, v रिलेटिव जीरो मतलब वो इंस्टेंट जबकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, कोलिजन के टाइम पे एक आता है ना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला स्टेट, उस समय पर ही सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म पूरी तरह से जीरो हो चुकी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकता हूं जी, हाफ मास ऑफ सिस्टम इनटू VCM का स्क्वायर। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दो, क्या हो जाएगा m इंटू यू माइनस 2m इंटू 2u अपॉन m प्लस 2m दैट इज 3m। तो क्या हो जाएगा जी, माइनस u
तो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की मिनिमम वैल्यू हाफ टोटल मास इनटू माइनस q का स्क्वायर। ये ऐसा है, यही बात समझ में आती है। कल हमसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन इन द अबव प्रॉब्लम find loss in kinetic energy of system। In the above problem, find loss in kinetic energy of system। क्या ये फॉर्मूला होता है जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? बस ये लगाना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा 9mu स्क्वायर बाय 4। पूछा जाए इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड impulse of normal during deformation and impulse of normal during reformation। In the above problem, find impulse of normal during deformation and impulse of normal during reformation।
देखो बेटे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हो, वो वेलोसिटी इसी तरफ होगी नहीं, क्योंकि सिस्टम के पास इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में टोटल, तो फाइनली तो उधर होना, और फिर अल्टीमेटली इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है वो तो पता है, इस वाले की इधर कितनी हो जाती है u/2 और इसकी क्या हो जाती है 2u। ये वाली वेलोसिटी और पता तो दिख रही है हमको, हाँ, कैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते समय फिर से क्या है, आप राइट को पॉजिटिव लेफ्ट को नेगेटिव लोगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू u के बराबर आ जाएगी, है ना। ये इनिशियल कंडीशन, ये वहां से यहां तक डिफॉर्मेशन चला और इसके बाद क्या चला, रिफॉर्मेशन, है ना। तो अब क्या है, आप किसी को भी सिस्टम ले सकते हो, जैसे इस m को सिस्टम ले, ऑन m s impulse of normal during deformation, ये क्या हो जाएगा m into डिफॉर्मेशन, तो यहाँ तक चला, तो क्या हो जाएगा m into v माइनस u, तो क्या हो जाएगा जी m into v is कितना आ गया, है ना, और ऑन m ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा impulse of normal during reformation, तो ये हो जाएगा m into क्या 2u minus v, that is u, तो ये कितना हो जाएगा, और क्या इन दोनों का रेशियो 1/2 आना ही चाहिए, the coefficient of restriction 1/2, the impulse of normal during reformation upon impulse of normal during reformation, तो 1/2 तो आना समझ आती है। है ना, ये चीज समझ में आई। इन जनरल कोई इस तरह का कोलिजन दिया हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है हमसे, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनका आंसर हम जल्दी बता सकते हैं, कैसे इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन between identical objects, elastic head-on collision between identical, elastic head-on collision between identical क्या है, ये m मास का पार्टिकल है, ये भी m मास का, ये मान लो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये वाला u2 वेलोसिटी, है ना, u1 u2 से,
टक्कर हुई थी, टक्कर होने के बाद क्या हो गया, ये V2 से जाने लग गया, ये V1 से जाने लग गया, है ना? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहा है। क्या आ जाएगा, m into V2 plus m into V1 equal to m into U2 plus m into U1। m से m से m से m कैंसिल हो गया, V2 plus V1 की वैल्यू क्या आ गई, U2 plus, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अगली इक्वेशन क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, V2 माइनस V। इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू U1 माइनस U2 आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, प्लस V1 माइनस V1 कैंसिल, तो 2V2, ये किसके बराबर आ गया, 2U1, यानी V2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, और V2 की जगह आप U1 रख दोगे तो U1 से U1 कैंसिल, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब क्या है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती है। ये वाली इसको मिल गई, इनको ए भी नाम दें, तो ए की वेलोसिटी कोलिजन के बाद किसको मिल गई, बी को, बी की वेलोसिटी किसको मिल गई, है ना, वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज। देखो जैसे कोलिजन के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन हमें दिया हुआ है इलास्टिक, तो क्या होगा जी, बी की वेलोसिटी ए को दे दे, तो ए के पास वेलोसिटी हो जाएगी 2u लेट, और ए की वेलोसिटी बी को दे दो, तो इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी u राइट। ए चल रहा है, डी चल रहा है, ऑल कोलिजन आर elastic, surface is smooth,
तो हमें क्या पता करना है जी? Find final velocities and number of collisions. Find final velocities and number of देखो क्या होगा बेटे, ए बी से टकराएगा और डी सी से टकराएगा। ए जब बी से टकराएगा तो क्या ए की वेलोसिटी बी को मिल जाएगी और बी की वेलोसिटी ए को मिल जाएगी? इसका मतलब क्या है, ए की वेलोसिटी हो जाएगी 0 और बी की वेलोसिटी हो जाएगी u। और सी डी से टकराएगा तो क्या होगा, बी की वेलोसिटी सी को मिल जाएगी और सी यू से जाने लगेगी और ये वाली वेलोसिटी 0। ठीक है, अब इनके बीच की टक्कर होगी तो क्या होगा, अच्छा अभी कितने कोलिजन हो गए? 2 कोलिजन। अब बी और सी के बीच का कोलिजन होगा। अब बी और सी के बीच का कोलिजन होगा तो क्या होगा, बी की वेलोसिटी किसको मिल जाएगी, सी को, और सी की वेलोसिटी किसको मिल जाएगी, ये कितने कोलिजन हो गए, एक कोलिजन यहाँ हो गया। अब क्या होगा जी, बी ए से टकराएगा, सी डी से टकराएगा तो क्या होगा, बी की वेलोसिटी मिल जाएगी किसको, ए को, और बी की वेलोसिटी हो जाएगी 0 और सी की वेलोसिटी मिल जाएगी किसको, डी को, और सी की वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पे कितने कोलिजन हुए, 2 कोलिजन यहाँ हुए। तो टोटल कितने कोलिजन हो गए जी, 5, 2 और 1 3 और 2 5 कोलिजन टोटल। ये बात समझना, बी और सी की फाइनल वेलोसिटी 0 और ए की वेलोसिटी लेफ्ट में हो गई डी पी यू। मान लो आपके पास क्या है, n आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं बराबर बराबर मास।
स्मूथ सरफेस पे, और हमने इसको क्या किया, कितनी वेलोसिटी दे दी जी, u वेलोसिटी। इनके बीच का सेपरेशन, सबके बीच का कितना है, l के बराबर का सेपरेशन। Assuming all the collisions to be perfectly inelastic, find the time instant at which nth block starts moving. और ये स्थिति कब की है, दिस इज t equal to, this situation is of t equal to हेड ऑन का मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है ना, ऐसे साइड से टक्कर नहीं हो रही कि क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, बिल्कुल आमने सामने की टक्कर। देखो एक अपन कैरम खेलते हैं तो एक तो क्या है बिल्कुल सीधा मारते हैं, एक क्या है साइड से मारते हैं ताकि क्या है टकरा करके किसी अलग डायरेक्शन। देखो एक तो होता है कैसा, ये दो डिस्क हैं बिल्कुल इस तरह से टकरा रही है, और एक होता है कैसे टकरा रही है, ऐसे ही जा रही है साइड से इसको धक्का देगी, तो ये इसको इधर तो फोर्स आएगा, इस पे ऐसे फोर्स आएगा, टक्कर के बाद दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे। ये तो कोलिजन क्या होता है, हेड ऑन, और इसको बोलते हैं ऑब्लिक। अभी ऑब्लिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, अभी अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तो हेड ऑन ही हेड ऑन के। सर तो जूम कर दो सर। हाँ जी बच्चों, क्या आएगा, फाइंड द टाइम इंस्टेंट एट व्हिच nth ब्लॉक स्टार्ट्स। अच्छा एक बात बताओ बेटे, दूसरा ब्लॉक कितने टाइम से चलना चालू करेगा, L by U, जब तक टक्कर नहीं होती स्पीड इसकी u ही रहेगी, तो दूसरा ब्लॉक L by U टाइम पे चलना चालू। अब जब 1 और 2 की टक्कर हो जाएगी तो क्या दोनों चिपक के चलेंगे, क्योंकि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनलास्टिक। तो क्या होगा जी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, mu plus 0 equal to 2mv, तो v की क्या वैल्यू आ गई, u by 2। 1 और 2 जब चलेंगे तो किस स्पीड से चलेंगे, u by 2 से। तो
अब 3 को चलने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम और लगेगा, यानी L डिवाइडेड बाय U बाय 2, नहीं मतलब कितना 12 बाय, फिर अब क्या होगा जी, 3 ब्लॉक हो गए इकट्ठे। अच्छा मोमेंटम तो शुरू से कंजर्व ही है, तो mu इक्वल टू 3mv ऐसा लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो v की वैल्यू हो जाएगी u बाई 3, 1 2 3 इकट्ठे होकर के किस स्पीड से चलेंगे, u बाई 3 से, तो अगला कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा, l बाई u बाई 3, मतलब कितना 3l बाई, तो जी अंतिम देखो इस टाइम पे कौन सा ब्लॉक चलना चालू हुआ, थर्ड ब्लॉक, इस टाइम पे कौन सा ब्लॉक चलना चालू हुआ, फोर्थ ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक कब चलना चालू हुआ था, एल बाई, नहीं तो वो nth ब्लॉक कब चलना चालू होगा, मतलब अंतिम जब n-1 इकट्ठे हो जाएंगे तो वेलोसिटी u बाई n-1 है, तो उधर से इधर तक जाने को टाइम कितना लगेगा, n-1 l बाई u, तो टोटल टाइम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, l बाई u प्लस 2l बाई u प्लस 3l बाई u, कब तक करते जाएंगे इसको, n-1 l बाई, तो l बाई u कॉमन आ गया, क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1, तो ये आ जाएगा क्या n-1 तक एडिशनल करना है, तो ये हो जाएगा n into n plus 1 by, so that is n into n minus 1 into l by, कितने टाइम बाद अंतिम ब्लॉक चलना चालू कर देगा, क्या ये चीज समझ में आती है, लास्ट ब्लॉक इस टाइम पे चलना चालू, अच्छा ये सारे हेड ऑन कोलिजन की है ना, अब हम बात करेंगे किसकी, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक ऑब्लिक कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन भी एक तरीका होता है कोलिजन्स को कैटेगराइज करने का। देखो क्या हो, अगर पार्टिकल्स पे जो कोलिजन के दौरान इंपल्सिव फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो कोलिजन को क्या बोलते हैं, हेड ऑन। जैसे ये दो बॉडीज हैं, ये ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, ये इनकी वेलोसिटीज की डायरेक्शन और साइड से बढ़ रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर वाले पे फोर्स ऐसे वैसे, और ऊपर वाले पे फोर्स, हम मान के चलते हैं स्मूथ बॉडी है, स्मूथ बॉडीज है मतलब सिर्फ नॉर्मल की डायरेक्शन में ही फोर्स लगे। अब वेलोसिटी भी ऐसे फोर्स लगा इस डायरेक्शन, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट करने हैं, एक वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, एक पीछे की तरफ आ जाएगा।
तो जो अपोजिट वाला कंपोनेंट है वो इस वाली वेलोसिटी को चेंज कर देगा, हो सकता है पूरा ही रिवर्स कर दे। और एक जो नीचे की तरफ फोर्स आया है वो इसमें नीचे की तरफ वेलोसिटी इंपार्ट कर देगा। तो क्या होगा टक्कर के बाद? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके पास कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और इसके पास क्या होगा, कुछ ऐसे वेलोसिटी हो सकती है। मतलब ये दोनों सेम लाइन में नहीं होंगे, क्या है हाइट कर रहा है ये इधर चला कर वो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दे विल गेट डिफ्लेक्ट। तो ऑब्लिक कोलिजन को हम उसे कहते हैं व्हेन डायरेक्शन ऑफ impulsive force on colliding bodies is different than direction of initial है ना, when direction of impulsive force on colliding body is different than direction of initial force. They must not be along same line. They must not be along same line. मतलब बेसिकली इसको ऐसे भी बोल सकता है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसको बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ impulsive force is non-collinear with line of motion. लाइन ऑफ मोशन दोनों का अलग अलग हो सकता है। किसी भी एक के साथ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको क्या नाम दे देंगे अपन? ऑब्लिक कोलिजन। दोनों के साथ हो रही है तो भी ऑब्लिक, एक के साथ हो रही है तो भी एटलीस्ट एक के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये स्मूथ सरफेस, एक बॉल इसको इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए टकराती नहीं, तो कोलिजन कैसा होगा? क्या ये ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा? कैसे? उसके लिए आपको चेक करना, लाइन ऑफ मोशन तो पता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट चेक करना पड़ेगा। अब ये सरफेस कैसी है? स्मूथ, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं लगा सकती। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी जी? सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स। समझ आएगा? ये कोलिजन कैसा हो जाएगा? दिस इज एन ऑब्लिक कोलिजन। क्यों? ये ऐसे स्मूथ सरफेस,
स्मूथ सरफेस है तो फोर्स किधर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, क्या ऐसे लगेगा। कोलिजन कैसा हो गया, ऑब्लिक। कोलिजन कैसा हो गया जी, ऑब्लिक। ये समझ में आ रही है ऑब्लिक कोलिजन कैसे। अभी अपन थोड़ा ब्रेक ले लें, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। बच्चों ये नोट कर लिया जो ऑनलाइन कनेक्टेड है। ओके, वी टेक ए ब्रेक, है ना, 15 मिनट में मिलते हैं। 10 बज रहे हैं, 10:15 पे।